नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने संभावित गठबंधन को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि अभी ना तो सीटें मांगी गई हैं और ना ही सीटें देने की कोई बात हुई है। उनके इस बयान से आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं पर फिलहाल तस्वीर साफ हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के बीच सीटों और तालमेल को लेकर बातचीत की संभावना बनी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर फिर तीखा निशाना साधा है। योगी ने परिवारवाद और गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हीं कारणों से समाजवादी पार्टी का राजनीतिक सफाया तय है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। योगी लगातार विपक्ष पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं। चुनावी माहौल से पहले दोनों नेताओं के बीच यह राजनीतिक टकराव आगे भी जारी रहने की संभावना है। राष्ट्रगान से जुड़े विवाद को लेकर अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई को लेकर सवाल किया है। अखिलेश ने पूछा कि इस मामले में सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जा रहा है। विवाद एक वायरल वीडियो के बाद चर्चा में आया था। इसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी मामले पर सफाई देते हुए कहा कि वायरल वीडियो के कारण भ्रम की स्थिति बन रही है। मुजफ्फरनगर में ग्राम सभा की जमीन पर बने बताए जा रहे अवैध मदरसे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार निर्माण ग्राम सभा की जमीन पर किया गया था और इसे नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया। इसके बाद प्रशासन ने संबंधित निर्माण को ढहाने की कार्रवाई की। सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में प्रशासन दस्तावेजों और भूमि रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई करता है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर नियमों के विपरीत निर्माण पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी और योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है। रायबरेली को गांधी परिवार के राजनीतिक प्रभाव वाले क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री का यहां कार्यक्रम विकास के साथ राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस हिंसक प्रदर्शनों और भीड़ नियंत्रण की स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा उपकरण खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके तहत करीब 90,000 लाठी, हेलमेट और शील्ड खरीदने की जानकारी सामने आई है। इन उपकरणों के लिए 29 करोड़ 45 लाख रुपए मंजूर किए जाने की बात कही गई है। पुलिस का उद्देश्य भीड़ नियंत्रण के दौरान जवानों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश में 17 आईएएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल में संगीता सिंह को मुरादाबाद की नई मंडलायुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आंजनेय सिंह की प्रतिनियुक्ति खत्म होने के बाद उनके वापस लौटने की जानकारी सामने आई है। नई जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों के सामने संबंधित जिलों और मंडलों में प्रशासनिक कामकाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। अयोध्या में आयोजित मछली भोज को लेकर राजनीतिक और धार्मिक विवाद बढ़ गया है। कुछ संतों ने इस आयोजन पर नाराजगी जताई है और धार्मिक भावनाओं से जुड़े सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से भोजन की स्वतंत्रता का तर्क दिया गया है। मामले को लेकर अलग अलग नेताओं और धार्मिक पक्षों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अयोध्या धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए यहां होने वाली किसी भी गतिविधि पर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा तेजी से गर्मा जाती है। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कमजोर प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए अलग रणनीति तैयार की जा रही है। इसके तहत लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम लागू करने की योजना है। इसका उद्देश्य पढ़ाई में पीछे रह रहे विद्यार्थियों की कमजोरियों को पहचानकर उन्हें अतिरिक्त शैक्षणिक मदद देना है। सरकारी स्कूलों में बच्चों के बुनियादी शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षक विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार पढ़ाई की रणनीति अपनाएंगे। उत्तर प्रदेश में 41 आयुर्वेदिक डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इन डॉक्टरों की डिग्रियों और शैक्षणिक रिकॉर्ड को लेकर जांच में सवाल सामने आए हैं। करीब 15 साल के रिकॉर्ड की जांच के दौरान कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। अधिकारियों की जांच के बाद संबंधित लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। अंतिम कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर तय होगी। लखनऊ से कानपुर के बीच नमो भारत ट्रेन चलाने की योजना को लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। प्रस्तावित परियोजना में 3 जिलों को जोड़ते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की बात सामने आई है। तेज परिवहन व्यवस्था बनने से क्षेत्रीय संपर्क और यात्रियों की आवाजाही आसान होने की उम्मीद है। परियोजना आगे बढ़ाने से पहले तकनीकी, आर्थिक और जमीन से जुड़े पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। अंतिम फैसला संबंधित विभागों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगा।
आगरा पुलिस ने चोरी की कार का इस्तेमाल कर बिहार और झारखंड तक शराब की तस्करी किए जाने के बड़े मामले का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। जांच में चोरी के वाहन और उसके इस्तेमाल से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तस्करी का नेटवर्क कितना बड़ा था। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ और बरामद सामग्री के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज झमाझम बारिश के आसार जताए गए हैं और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ कुछ इलाकों में गरज और बिजली चमकने की स्थिति भी बन सकती है। मौसम में इस बदलाव का असर ग्रामीण इलाकों, खेती और रोजमर्रा के आवागमन पर पड़ सकता है। प्रशासन को मौसम की स्थिति के अनुसार तैयार रहने की जरूरत होगी। मॉनसून सक्रिय रहने के कारण आने वाले घंटों में कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। प्रयागराज, सोनभद्र समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। करीब 13 शहरों के लिए विशेष मौसम चेतावनी जारी की गई है। बारिश के दौरान निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है। प्रशासन को मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखने की जरूरत होगी। लोगों को भी स्थानीय मौसम विभाग के अपडेट पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में महिलाओं और उनके साथ यात्रा करने वाले एक सहयात्री को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की तैयारी है। यह विशेष सुविधा 3 दिनों तक लागू किए जाने की जानकारी सामने आई है। त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं अपने मायके और रिश्तेदारों के यहां जाती हैं, जिससे बसों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। यात्रियों को बस सेवा के स्थानीय नियम और समय की जानकारी पहले से लेने की सलाह दी जाती है। नगर निगमों में अवैध टैक्स वसूली की शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि नागरिकों से नियमों के विपरीत किसी तरह की वसूली नहीं होनी चाहिए। शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी जांच के दायरे में आ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्रवाई को लेकर अंतिम चेतावनी देने की बात कही है। अब संबंधित विभागों की निगरानी और शिकायतों के निस्तारण पर विशेष ध्यान रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी स्कूलों की रसोई में बाहरी लोगों की अनधिकृत एंट्री रोकने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने मिड डे मील की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर खास ध्यान देने की बात कही है। स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले भोजन की साफ सफाई और गुणवत्ता बेहद महत्वपूर्ण होती है। रसोई से जुड़े कर्मचारियों और जिम्मेदार अधिकारियों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। इसका उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। आयुष्मान भारत योजना की सूची में करीब 50,000 मृत लोगों के नाम सामने आने का चौंकाने वाला मामला चर्चा में है। अब कार्ड और लाभार्थियों के रिकॉर्ड का सत्यापन करने के लिए टीमें घर घर पहुंचने की तैयारी कर रही हैं। अधिकारियों का उद्देश्य सूची में दर्ज नामों की वास्तविक स्थिति और पात्रता की जांच करना है। जांच के दौरान संदिग्ध रिकॉर्ड की पहचान की जाएगी। इसके बाद नियमों के अनुसार जरूरी सुधार और कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। राष्ट्रगान विवाद को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो के कारण भ्रम फैलाया जा रहा है। मामला एक वीडियो से जुड़ा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। महाना की सफाई के बाद विवाद पर दोनों पक्षों के दावे चर्चा में हैं। अब आगे इस मामले में आधिकारिक तौर पर क्या स्थिति सामने आती है, इस पर नजर रहेगी। नोएडा में आम आदमी पार्टी के नेता पंकज अवाना के खिलाफ सरकारी स्कूल में बिना अनुमति वीडियो बनाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला सरकारी परिसर में वीडियो रिकॉर्डिंग से जुड़ा बताया गया है। पुलिस शिकायत और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच करेगी। एफआईआर दर्ज होना जांच की शुरुआत है और इससे आरोप साबित नहीं होते। सरकारी संस्थानों में रिकॉर्डिंग से जुड़े नियमों का पालन जरूरी होता है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जांच के तथ्यों के आधार पर तय होगी। वाराणसी में अखिलेश यादव से जुड़ी केदारेश्वर की झांकी चर्चा में आई है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी की धार्मिक और राजनीतिक रणनीति पर बहस शुरू हो गई है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक मुद्दों और प्रतीकों की भूमिका पर लगातार चर्चा हो रही है। काशी धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए यहां होने वाली राजनीतिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी से जुड़े चवन्नी विवाद में बसपा प्रमुख मायावती ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग की है। उनके बयान के बाद उत्तर प्रदेश की विपक्षी राजनीति में एक और सियासी विवाद चर्चा में आ गया है। अलग अलग दलों के नेताओं के बीच बयान और जवाबी प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार बढ़ रहा है। अब समाजवादी पार्टी इस मांग पर क्या प्रतिक्रिया देती है, इस पर राजनीतिक नजरें बनी रहेंगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर फिर राजनीतिक तंज किया है। उन्होंने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी की उम्मीदों पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अलग अलग दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज होती जा रही है। राजभर और अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक मतभेद पहले भी सामने आते रहे हैं। ऐसे बयानों का असर चुनावी माहौल पर देखने को मिल सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अयोध्या में विवाद फिर चर्चा में आया है। मामले में किसी अंदरूनी व्यक्ति की तलाश का जिक्र सामने आया है।
इसी बीच चंपत राय की कथित गोपनीय डायरी से जुड़ी जानकारी को लेकर भी सवाल उठे हैं। मामले के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हो रही है और संबंधित रिकॉर्ड तथा घटनाक्रम की जांच बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पूरे मामले में आधिकारिक जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही स्थिति स्पष्ट होगी। कौशांबी पुलिस ने फॉर्च्यूनर वाहन चोरी करने वाले कथित गिरोह का खुलासा करने की जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से हथियार तथा जेवर भी बरामद हुए हैं। पुलिस अब गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी की घटनाओं से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। पुलिस यह भी देख रही है कि आरोपियों का संबंध वाहन चोरी की दूसरी घटनाओं से है या नहीं। सहारनपुर में प्रेम संबंध से जुड़े विवाद में एक महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में पड़ोसी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पुलिस ने आपसी संबंधों और विवाद से जुड़े पहलुओं को आधार बनाया है। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ के जरिए घटना की परिस्थितियों और संभावित कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। झांसी में नौकरी दिलाने के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने के गंभीर आरोप का मामला सामने आया है। इस मामले में एक पादरी समेत 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जानकारी दी गई है। पुलिस और संबंधित अधिकारी आरोपों की जांच कर रहे हैं। नौकरी का आश्वासन देकर किसी व्यक्ति पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप गंभीर मामला है। हालांकि लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। कानपुर में पांडु नदी का पानी बढ़ने से करीब 30 घरों में पानी घुसने की जानकारी सामने आई है। जलभराव की स्थिति के बाद अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और स्थानीय परिस्थितियों का जायजा लिया। बारिश के दौरान नदी और निचले इलाकों में पानी बढ़ने से लोगों को परेशानी हो सकती है। प्रशासन की प्राथमिकता प्रभावित परिवारों की स्थिति पर नजर रखना और जरूरत के अनुसार सहायता उपलब्ध कराना है। कानपुर जोन पुलिस को साइबर अपराध की जांच में IIT कानपुर का सहयोग मिलेगा। तकनीकी विशेषज्ञता और साइबर क्षेत्र की जानकारी का इस्तेमाल जटिल मामलों की जांच में किया जा सकता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल अपराधों के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस की तकनीकी क्षमता मजबूत करना जरूरी माना जा रहा है। इस सहयोग के जरिए पुलिस अधिकारियों को डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकी जांच से जुड़े मामलों में मदद मिल सकेगी। बागपत में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी से पहले खाद्य विभाग ने मिलावट के खिलाफ बड़ा छापेमारी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान करीब 400 किलो संदिग्ध मावा और पनीर नष्ट किए जाने की जानकारी सामने आई है। त्योहारों के समय दूध और उससे बने उत्पादों की मांग बढ़ जाती है। इसी वजह से खाद्य विभाग नमूनों की जांच और दुकानों का निरीक्षण करता है। संदिग्ध खाद्य सामग्री मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। मुरादाबाद के सरकारी स्कूलों के कायाकल्प के लिए करीब 97 करोड़ रुपए की लागत से 48 स्कूल और 80 डिजिटल क्लासरूम तैयार किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसका उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के साथ आधुनिक पढ़ाई की व्यवस्था मजबूत करना है। डिजिटल क्लासरूम के जरिए विद्यार्थियों को तकनीक आधारित शिक्षा का अवसर मिलेगा। स्कूलों में भवन और अन्य सुविधाओं के विकास से पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाने की कोशिश होगी। जौनपुर में पीएम पोषण योजना से जुड़े रसोइयों को कैशलेस मेडिकल कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान रसोइयों को सम्मानित किया गया और बढ़े हुए मानदेय का चेक भी दिया गया। स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाले रसोइयों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। स्वास्थ्य सुविधा और मानदेय से जुड़े लाभ उनके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। प्रशासन की ओर से योजना से जुड़े कर्मचारियों के कल्याण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। शाहजहांपुर में नए नगर निगम भवन से कामकाज शुरू होने की जानकारी सामने आई है। नए भवन में प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा और नगर निगम की सुविधाओं को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने की तैयारी है। आधुनिक कार्यालय व्यवस्था से अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज को सुविधा मिलने की उम्मीद है। नगर निगम से जुड़ी नागरिक सेवाओं और प्रशासनिक कार्यों में भी नए भवन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के चलते आज स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही हाईवे पर बड़े वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगाए जाने की जानकारी सामने आई है। कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए प्रशासन यातायात व्यवस्था में बदलाव करता है। इसका उद्देश्य यात्रा मार्गों पर भीड़ को नियंत्रित करना और यातायात को सुरक्षित बनाए रखना है। कन्नौज में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासनिक अभियान तेज करने की तैयारी है। शिकायतों की निगरानी और संबंधित विभागों में जांच के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का उद्देश्य शिकायतों को गंभीरता से लेना और उनके निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है। भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों में दस्तावेज, संबंधित अधिकारियों के बयान और उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच जरूरी होती है। आगे की कार्रवाई शिकायतों और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर होगी। पीलीभीत में कांवड़ियों का जत्था कचला घाट से गंगाजल लेकर लौटने की तैयारी में है। श्रद्धालु गंगाजल लेकर अपने स्थानीय शिवालयों में जलाभिषेक की धार्मिक प्रक्रिया पूरी करेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग घाटों से जल लेकर अपने क्षेत्रों की ओर लौटते हैं। यात्रा मार्गों पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लखनऊ में 24 अगस्त के लिए पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर बताई गई है।
ईंधन की कीमतें नियमित रूप से अपडेट होती हैं और अलग अलग शहरों में स्थानीय परिस्थितियों के कारण दाम अलग हो सकते हैं। पेट्रोल की कीमत का असर रोजमर्रा के वाहन इस्तेमाल के साथ परिवहन और माल ढुलाई की लागत पर भी पड़ता है। उपभोक्ताओं को खरीदारी से पहले स्थानीय रेट की पुष्टि करने की सलाह दी गई। काशी समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय बना हुआ है। अलग अलग इलाकों में तेज बारिश के साथ गरज और चमक का दौर जारी रहने की जानकारी सामने आई है। लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय यातायात प्रभावित हो सकता है। किसानों के लिए बारिश खेती और फसलों के लिहाज से उपयोगी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश से नुकसान की स्थिति भी बन सकती है। कानपुर में 24 अगस्त के लिए पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर बताई गई है। शहर में वाहन चालकों के लिए आज का यही अपडेटेड ईंधन रेट है। पेट्रोल की कीमतें नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं और अलग अलग शहरों में इनके दाम अलग हो सकते हैं। ईंधन की कीमतों का असर निजी वाहन उपयोग के अलावा परिवहन और माल ढुलाई की लागत पर भी पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 3 महीने के ऊंचे स्तर पर पहुंचने की जानकारी सामने आई है। भाव $4,600 प्रति औंस के पार बताए गए हैं। वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में इस बदलाव का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ सकता है। सोने की कीमत बढ़ने से आभूषण खरीदने वालों की लागत बढ़ सकती है। हालांकि स्थानीय बाजार में वास्तविक कीमत अलग हो सकती है, इसलिए ताजा स्थिति की जानकारी लेना जरूरी है।